आदाब। आज जुनूबी हिंदुस्तान में सियासी दिग्गजों की आमद है। मुल्क की दो बड़ी पार्टियों के सरबराह तेलुगु रियासतों के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस तेलंगाना में अपनी जमीन खो रही है और बीजेपी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जमीन तलाश रही है। देखना है कि दोनों लीडरों के चुनाव दौरे उनकी पार्टियों के लिए कितने सूदमंद साबित होते हैं। जी हां, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अगर बात कर लें तो आज दोनों तेलुगु रियासतों में बीजेपी की जानिब से मुनक्किद होने वाले इंतखाबी जलसों में शिरकत वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहले आंध्र प्रदेश के शहर राजमंड्री में इंतखाबी जलसे से खिताब करने वाले हैं। इसके बाद खुसूसी तैयारी के जरिए हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम 5 बजे हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में इंतखाबी जलसे से पीएम मोदी खिताब करेंगे। वजीर आजम के दौरे के पेश नजर एलबी स्टेडियम और इसके करीबी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तो दो दिग्गजों का आज जमावड़ा दो तेलुगु रियासतों में होगा। अगर कांग्रेस सदर राहुल गांधी की बात कर ली जाए तो कांग्रेस सदर राहुल गांधी भी आज तेलंगाना में 3 अवामी जलसों से खिताब करने वाले हैं और इन दोनों दिग्गजों की रैलियों पर हमारी खास नजर बनी हुई है। इनका खिताब जहीराबाद यानी राहुल गांधी का खिताब जहीराबाद, वनाप्रीति और हुजूर नगर में होगा। नागर कर्नूल और नलगुंडा लोकसभा हल्के के लोगों से राहुल गांधी वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटों पर 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और आंध्र प्रदेश में भी इसी दिन इंतखाबात को लेकर वोटिंग का अमल होगा। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे आपसे कुछ देर बाद। एक कांग्रेस से जुड़ेंगे तो बीजेपी से भी शमूलियत इस डिबेट में होगी। वहीं संजय तिवारी का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे नुमाइंदे हैं हैदराबाद से। संजय तिवारी, आप काफी करीब से तमाम चहलकदमियों पर और तमाम सियासी सरगर्मियों पर नजर रख रहे हैं। अगर नेशनल पार्टियों की बात कर लें, जिस तरीके से आज दो दिग्गज तेलुगु रियासतों का रुख कर रहे हैं, ऐसे में सियासी जमीन खोजने की तलाश में है, कितने कामयाब ये होंगे? आपका तजुर्बा क्या कहता है और सियासी जानकार क्या कुछ मानते हैं? सना, जो विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात करें हम, तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर तेलंगाना में चुनाव प्रचार किया। खुद सोनिया गांधी भी आई थी, लेकिन रिजल्ट जो है वो उनके मुताबिक नहीं आए। लेकिन अभी ये लोकसभा का चुनाव है, जाहिर तौर पे देश के प्रधानमंत्री और लोकसभा के लिए उम्मीदवारों का चयन होना है, तो जो मुद्दे हैं वो अलग हैं, थोड़ा सा विधानसभा चुनाव से डिफरेंट है। और उसी को ध्यान में रखते हुए अभी ये उम्मीद की जा रही है, बीजेपी भी अपना पूरी ताकत लगा रही है, कांग्रेस भी इसी उम्मीद में है और जाहिर तौर पर उसको लगता है कि विधानसभा चुनाव से अलग लोकसभा में वोटिंग अलग ढंग से होगी और उस हिसाब से नतीजे भी दूसरे ढंग से आएंगे। तो दोनों ही पार्टियों को उम्मीद है। और आज जो है वो तेलंगाना में राहुल गांधी हैं, 3 जगह रैली कर रहे हैं, कुछ ही देर में जहीराबाद पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जहीराबाद से वो वहां से निकल के वानापर्ती जाएंगे और देन उसके बाद हुजूर नगर में उनकी एक रैली होगी। 3 रैली तेलंगाना में कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जो है वो सबसे पहले राजामुंद्री पहुंचेंगे। करीबन 2:30 बजे के आसपास उनकी जो है वहाँ जनसभा होगी। उसके बाद वो हैदराबाद आएंगे और हैदराबाद में एलबी स्टेडियम में उनकी जनसभा होगी। जैसा कि आपने बोला कि जाहिर तौर पर बीजेपी अपनी जमीन तलाश रही है और तेलंगाना में कई कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं वो अपना पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के नेता अब लगातार हमको ये बता रहे हैं कि वो कई कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं और ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर बीजेपी को लगता है कि उसका ग्राउंड बड़ा होगा और अगर अभी बहुत अच्छे नहीं तो आने वाले समय में यानी अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक प्रमुख पार्टी बनकर उभरेगी। ऐसी पार्टी की स्ट्रेटेजी और रणनीति है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पिछले चुनाव में पूरी तरह से साफ हुई थी, एक भी लोकसभा सीट उसके हाथ में नहीं लगी थी। इस बार जो है आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की कोशिश है, उसके टीडीपी के साथ गठबंधन, महागठबंधन में राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू भले ही साथ में है, लेकिन आंध्र प्रदेश में सीटों को लेकर दोनों की पार्टियों के बीच में कोई बंटवारा नहीं है। तो जाहिर तौर पर वहां मुकाबला जो है वो टीडीपी और वाईएसआरसीपी के बीच में है। कांग्रेस और बीजेपी तीसरे या चौथे पायदान पर होंगी। जी जिस तरीके से सियासी पार्टियों को लेकर आप जिक्र कर रहे हैं संजय, सियासी पार्टियों की लहर के आगे ये दोनों नेशनल जो पार्टियां हैं, जो कौमी पार्टियां हैं, क्या कुछ दमखम दिखा पाएंगे? ऐसा कुछ लग रहा है इस बार के इंतखाबात में?
नहीं, जैसे यहाँ जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें तो रीजनल पार्टियां यहाँ ज्यादा मजबूत हैं बनिस्बत नेशनल पार्टी के। कांग्रेस एक जमाने में बहुत मजबूत हुआ करती थी आंध्र प्रदेश में, और कांग्रेस 2014 तक सत्ता में भी यहाँ पर रही। लेकिन जब से स्टेट का बंटवारा आया, आंध्र प्रदेश में जो है वो एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ पूरा जनमानस बन गया कि जो कांग्रेस है उसने गलत ढंग से जो एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें आंध्र प्रदेश को उसके हक नहीं दिए, तो वो कांग्रेस के अगेंस्ट में एक लहर क्रिएट हुई और उसकी वजह से पिछले जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में थे उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस एकदम खराब हो गया। और जहां यहाँ तेलंगाना में है, पूरा क्रेडिट तेलंगाना नए राज्य बनाने का क्रेडिट जो है वो टीआरएस पार्टी लूट के ले गई और कांग्रेस यहाँ पर भी खाली हाथ लगभग रह गई है। इस बार विधानसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, तो कांग्रेस अपनी जमीन खो रही है। यानी नेशनल पार्टी जो है वो इन दोनों राज्यों में बहुत अच्छी स्टेटस पे नहीं है। रीजनल पार्टीज और उनके नेता और रीजनल फेसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीजेपी इस पूरी जो जगह जो कांग्रेस जो जगह खो रही है उसको फिल करने की कोशिश कर रही है। और उसकी कोशिश है क्योंकि टीडीपी यहां पर लगभग तेलंगाना में साफ हो चुकी है। वाईएसआर कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ रहे, वो अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। अब एक तरह से टीआरएस के अगेंस्ट में कांग्रेस या बीजेपी दो ही पार्टियां बचती हैं। इसमें कांग्रेस अपनी जमीन खो रही है, तो वो जो जगह जो वैक्यूम जो खालीपन क्रिएट हुआ है उस जगह को फिल करने के लिए बीजेपी असर्ट कर रही है। और उसी असर्ट पे कांग्रेस के जो टॉप मोस्ट लीडर हैं जितने ज्यादा बीजेपी की तरफ आ सके, फेस वैल्यू क्रिएट हो सके और नया कार्डर मजबूत हो सके, ये बीजेपी की कोशिश है। और टीआरएस के मुकाबले में बीजेपी ज्यादा नजर आ रही है बनिस्बत कांग्रेस के। जी, क्या जिस तरीके से तेलंगाना का दौरा होने वाला है राहुल गांधी में, अगर कांग्रेस के आंकड़ों की बात करें तो क्या आज कोई दमखम फूंक पाएंगे कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी और कुछ इक्वेशन जो बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वोट में वो तब्दील हो पाएंगे? जो कांग्रेस का इस पर मेन फोकस है वो अल्पसंख्यक वोट है, जो माइनॉरिटीज वोट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी जो प्रचार हुआ था कांग्रेस का, उसका मेन जो क्रक्स था वो क्रक्स ये था कि टीआरएस जो है वो बीजेपी की बी टीम है, ये वो साबित करना चाह रहे थे। यानी उनका कहना था कि बीजेपी और टीआरएस अंदर खाने में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो इशू था वो कहीं ना कहीं अगर टीआरएस बीजेपी के साथ है तो ये बात अगर एस्टेब्लिश हो गई तो इससे माइनॉरिटी वोट छिटक जाएगा, और अगर माइनॉरिटी वोट छिटकता है तो उससे कहीं ना कहीं जो है वो टीआरएस को नुकसान होगा। ये उसकी कांग्रेस की पूरी रणनीति थी, और इस बार के चुनाव में भी उनका ये कोशिश है कि वो ये बात को फिर से बार बार वो हैमर कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि टीआरएस और बीजेपी एक ही प्लेटफॉर्म एक ही पेज पर हैं, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोटों की तरफ उसकी निगाह है। साथ ही जो SC ST वोट है, जो पिछड़े दलितों के वोट हैं, उनको भी इस बार कांग्रेस कैटर करना चाहती है, और यही उसकी रणनीति का हिस्सा। राहुल गांधी की जहीराबाद में जो रैली है या हुजूर नगर में रैली है, हम मान सकते हैं, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों के लिए खास तौर पर एड्रेस करेंगे, और किसानों को तेलंगाना, चूंकि उन्होंने पहले से कहा कि वो 12,000 रुपया मतलब माफ कीजिएगा 72,000 रुपया साल का जो है वो किसानों को देना चाहते हैं। तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फार्मर्स को एड्रेस करना चाहते हैं। वो गरीब, पुअर, SC ST और अल्पसंख्यक, ये उनके टारगेट होंगे, और यही उनकी चुनाव की रणनीति है। अगर ये वोट किसी तरह से टीआरएस की तरफ से खिसकता है तो कांग्रेस उसमें अपना भविष्य देख रही है। जी, अगर तेलंगाना की बात कर ले तो यहाँ पर 17 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में अगर बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी के कितने खाते में सीटें जाती हुई बताई जा रही हैं, क्या कुछ सियासी जानकार मान रहे हैं? संजय, सना, पिछले बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें सिर्फ सिकंदराबाद सीट यानी 17 में से सिर्फ एक सीट बीजेपी के हाथ लगी थी। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ से चुनाव जीते थे, और उस समय मोदी की लहर भी थी। इस बार थोड़ा सा स्थिति वैसी नहीं है, कोई सुनामी जैसी स्थिति या बहुत लहर जैसी स्थिति नहीं है। तो सिकंदराबाद सीट जो है उसको बचाए रखना एक बड़ी चुनौती बीजेपी के पास होगी, क्योंकि वहां से टीआरएस ने एक तलसानी श्रीनिवास यादव जो टीआरएस गवर्नमेंट में मंत्री हैं, उनके बेटे को उन्होंने उसमें उम्मीदवार बनाया है। और वो उन्होंने टीआरएस की स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने एमएलएज और सरपंच को दे दी है। जो गांव के चुनाव, जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे और जो विधानसभा के चुनाव थे, उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को जिताए। तो एक कड़ी चुनौती है, और कहीं ना कहीं पूरी ताकत टीआरएस झोंक रही है कि सिकंदराबाद
सीट जो है वो बीजेपी से छीन ली जाए। बीजेपी के लिए कई जगह उम्मीद जताई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि करीमनगर सीट में एक अच्छा मुकाबला बीजेपी दे सकती है। इसके अलावा सिकंदराबाद जो सीट है वो है ही है। महबूब नगर में जो डी.के. अरुणा कांग्रेस की एक कद्दावर नेता होती थी, हालांकि वो विधानसभा चुनाव हार गई हैं, लेकिन फिर भी महबूब नगर में उनकी अच्छी पकड़ है और वो बीजेपी में आई हैं। तो कहीं ना कहीं महबूब नगर में भी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो पोलराइज कर पाएंगे और वोटों को कंसोलिडेट कर पाएंगे। डी.के. अरुणा वहां से जीत सकती हैं, ऐसी बीजेपी उम्मीद लगा रही है। ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो जनता तय करेगी। तो ऐसे ये 2-3 सीट हैं जिन पर बीजेपी नजर लगाए हुए है। अब परिणाम जिस दिन आएंगे उस दिन ही हमको पता चलेगा। जी जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तस्वीरें होती हैं। आप हमारे साथ बने रहे संजय, और इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि उज़मा शाकिर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस की, तेलंगाना से, हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं उज़मा शाकिर साहिबा। सबसे पहले सवाल ये, जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में अपनी जमीन, और अगर तेलंगाना की बात हम करें कि तेलंगाना में अपनी जमीन खोजने की और आंध्र प्रदेश में अपनी जमीन खोजने की एक तरीके से कांग्रेस तलाश कर रही है, शुरुआत कांग्रेस की जानिब से कर दी गई है। क्या आप मुतमईन हैं कि कांग्रेस कुछ अच्छा कर पाएगी इन दोनों रियासतों में? जी, कांग्रेस दोनों रियासतों में इस बार बहुत ही अच्छा कर पाएंगी, क्योंकि हमारा जो इलेक्शन कैंपेन है इसमें राहुल जी का कहना है कि जितने भी जवान बेरोजगार हैं उनको पर एनम जो है 72,000 दिया जाएगा मिनिमम इनकम। तो वो बहुत ही बड़ा ये है डिसीजन है राहुल जी का। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं उज़मा शाकिर साहिबा जो लेकर आप अवाम के दरमियान मौजूद है, कांग्रेस पार्टी अवाम के दरमियान मौजूद है, जो लगता है कि वाकई में ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको हिमायत मिल सकती है अवाम की जानिब से? देखिए, फार्मर्स का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये दोनों बहुत ही अहम मुद्दे हैं जिसपे बीजेपी और टीआरएस दोनों जो है नजर नहीं डाले हुए हैं। उज़मा शाकिर साहिबा, एक सवाल और यहाँ पर ये करना चाहेंगे, तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, क्या उम्मीद करती हैं कितनी सीटें कांग्रेस की झोली में जाएगी? एक वक्त था जब कांग्रेस में एकदम दमखम नहीं रह गया था, प्रियंका गांधी के आने के बाद थोड़ी सी राहत की सांस कांग्रेस कारकुनान ने भी ली है। क्या लगता है कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट तेलंगाना से मिल सकती है? इंशाल्लाह सब 17 की 17 सीट्स आएंगी इंशाल्लाह, हमारी तो यही दुआ है। और इस बार हमारे कैंडिडेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। लेकिन आपको ये नहीं लगता जिस तरीके से राहुल गांधी दोनों रियासतों का, तेलुगु रियासतों का दौरा कर रहे हैं, वहीं अगर नॉर्थ की बात कर ले तो वहां पर प्रियंका गांधी दमखम के साथ सियासी मैदान में उतर चुकी हैं, वो कैंपेन कर रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को ये कार्ड भी खेलना चाहिए था, प्रियंका गांधी को दोनों तेलुगु रियासतों में भेजना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए एक खास तरीके का लोगों के अंदर सेंटिमेंट भी है? देखिए, राहुल गांधी जी नेशनल लीडर हैं और प्रियंका जी जो हैं उनको यूपी वेस्ट का इंचार्ज दिया हुआ है, तो राहुल जी जो हैं अच्छे डिसीजन मेकर हैं। जी, लेकिन उज़मा शाकिर साहिबा, बार बार सवाल मैं इसलिए ये कर रही हूँ कि कांग्रेस जो है आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन के बाद कुछ अच्छा नहीं कर पाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ऐसे में क्या उम्मीद लगाएं अवाम की, कांग्रेस कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है, दिखाई देगी? क्या उम्मीदें वाबस्ता अवाम की हो सकती हैं कांग्रेस पार्टी से? देखिए, तेलंगाना देने वाले लोगों को, तेलंगाना की अवाम को कांग्रेस पार्टी ही है, और इंशाल्लाह क्या है, लोगों को एक न एक दिन और इंशाल्लाह अनकरीब जल्दी ही पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी ही वाहिद एक पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान को चला सकती है। जी सना जी, उज़मा शाकिर साहिबा, आप हमारे साथ बनी रहे और हमारे साथ शुजात अली हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ संजय तिवारी भी जुड़े हुए हैं। संजय, आपने उज़मा शाकिर साहिबा की बातों को सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तेलंगाना में 17 की 17 सीटों पर इंतखाबात लड़ेगी और कामयाब भी होगी। इनके दावे में कितना दम आपको दिखाई दे रहा है? संजय
तो जाहिर तौर पर कोई बात नहीं है। उनका कहना है कि वो दुआ कर रही हैं इसके लिए, दुआ जाहिर तौर पर कांग्रेस ही करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, क्या वो कांग्रेस इतनी सीटें जीत सकती है, ये कहना बहुत कांग्रेस के मुश्किल है। कुछ सीटें हैं जरूर कांग्रेस जहां पर कड़ा मुकाबला देते हुए नजर आ रही है, उसमें से एक चवेला सीट भी है जिस पर कांग्रेस बहुत ढंग से प्रचार प्रसार कर रही है। इसके बाद अभी तक जो है वो खम्मम सीट को लेकर भी बातचीत चल रही थी, उसमें कांग्रेस काफी इंपॉर्टेंट, जिस पर रेणुका चौधरी हैं और नामा नागेश्वर राव को इन्होंने वहां पर जो टीडीपी के नेता थे उसको टीआरएस में शामिल हुए हैं और उनके खिलाफ जो है वो रेणुका चौधरी कांग्रेस ने प्लेस किए हैं। तो ये सीट जो है वो कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है संजय, आपको रोकना चाहेंगे। खास मेहमान और शुजात अली साहब जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस तर्जुमान है तेलंगाना के। आपका खैर मकदम करते हैं शुजात साहब। उज़्मा शाकिर साहिबा भी बनी हुई हमारे साथ, और आपको क्या लगता है कांग्रेस की जमीन जिस तरीके से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से एक तरीके से खिसकती हुई नजर आ रही है, जानकार भी यही मानते हैं, क्या लगता है कि इस बार कुछ हवा बदली हुई है कांग्रेस के लिए? देखिए, हवा बदलती नहीं है, जमीन खिसकती नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक ऐसा मरहला आता है, जैसे क्रिकेट की जबान में कहते हैं बैड पैच, तो कांग्रेस के लिए थोड़ा सा बैड पैच यहाँ दिखाई देता है तेलंगाना में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी की जो है नीचे से जमीन खिसक रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त कांग्रेस की एक अच्छी खासी पकड़ बनी हुई है और हमको यकीन है कि तेलंगाना के बशमूल पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का मुजाहरा बहुत ही शानदार रहेगा और हम इस मौकफ में रहेंगे कि सरकार बना सके अपने प्री पोल अलायंस पार्टनर्स के साथ, और उसके बाद पोस्ट पोल अलायंस के जो होने वाला है उससे हमें यकीन है कि कांग्रेस का यूपीए का दौर फिर से शुरू होगा और मजलूम अवाम के चेहरे से जो परेशानी की झलकियां दिखाई दे रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। जी शुजात अली साहब, क्या ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जो लेकर आप इंतखाबी मैदान में जा रहे हैं और जिन पर अवाम भरोसा करके आपको हिमायत करेगी, आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल मसला है वो है बेरोजगारी का। लोगों को जुमलेबाजी से और लफाजी से इस वक्त कोई फायदा होने वाला नहीं है और लोगों ने मन बना लिया है कि वो कांग्रेस पार्टी के जो मिनिमम इनकम ग्रुप स्कीम है उस पर वो मोहर लगाएंगे और सारे हिंदुस्तान में एक नारा सामने आएगा, जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। जी शुजात साहब, क्या नहीं लगता कि जो ग्रिप कांग्रेस की थी आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, खासकर आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वहां से ग्रिप कहीं ना कहीं कांग्रेस की पिछले गुज़िश्ता सालों में खिसकती हुई नजर आई और उस ग्रिप को कहीं ना कहीं कंट्रोल में करने के लिए बीजेपी दमखम लगा रही है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी रैली कर रहे हैं तेलुगु रियासतों में। आपको नहीं लगता कि बीजेपी के आने के बाद ये वोट में तकसीम होगी अगर रियासती पार्टियों को साइड में कर दे तो? देखिए, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अलहदगी हुई तो आंध्र प्रदेश के नौजवानों को, उनके पेरेंट्स को ये लगा कि एक बहुत बड़ा शहर था हैदराबाद जहां पर इनको मुलाजिमतें मिलती थी, वो शहर इनसे छूटकर चला गया है तेलंगाना में। तो वो इसका इल्जाम कांग्रेस पे लगाते हैं कि कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश की तकसीम कर दी, जिसकी वजह से वहां नाराजगी है और वो नाराजगी हमारे खिलाफ चल रही है, इसीलिए हम अभी वहां पर पकड़ नहीं बना सके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हालात नॉर्मल होंगे तो लोग फिर से इंदिरा राज्यम की तरफ वापस होंगे और आंध्र प्रदेश में हमारा बहुत ही बेहतरीन। लेकिन शुजात साहब सवाल ये उठता है कि अगर आवाम की नाराजगी किसी पार्टी को लेकर है तो उस नाराजगी को दूर भी किया जा सकता है। पार्डन, क्या कहा आपने? शुजात साहब, सवाल हमारा आपसे ये है, अगर बाइफर्केशन को लेकर आवाम में नाराजगी थी तो कांग्रेस को लोगों के बीच जाना चाहिए था। जो नाराजगी कांग्रेस को लेकर देखी गई लोगों में, क्या उस नाराजगी को दूर नहीं किया जा सकता था? देखिए, कोई अचानक कोई जो है धमाका हो जाता है तो लोग सत्ते में आ जाते हैं। तो अब हम लोग वहां पर सत्ते में थे, अब आहिस्ता आहिस्ता हम जो है नॉर्मलसी की तरफ दौड़ रहे हैं, नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं और हमें यकीन है कि लोग जो हमसे नाराज थे वो इस हकीकत को समझेंगे कि तेलंगाना और आंध्रा का अलहदा होना जरूरी था, वक्त का तकाजा था और उस वक्त के तकाजे को हमने बड़ी ही जांफिशानी के साथ पूरा किया और हमने ये इस बात की परवाह नहीं की कि इसका हमें नुकसान पहुंचेगा। हम इसलिए मेंटली तैयार थे कि अगर ऐसा होता है तो हमें ये भुगतना पड़ेगा नुकसान, और हमने वो नुकसान भुगता है।
जी, लेकिन कुछ खास मुजाहरा कांग्रेस की जानिब से असेंबली इंतखाबात में भी नहीं देखने को मिला। क्या लगता है कि वही लेसन फिर से रिपीट होगा, या फिर कांग्रेस में जिस तरीके से रूह एक तरह उभरती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस ज्यादा सरगर्म होती हुई दिखाई दे रही है गुज़िश्ता सालों में, ऐसे में क्या लगता है कि दोनों तेलुगु रियासतों में कांग्रेस को कुछ फायदा पहुंचता हुआ दिखाई देगा? शुजात साहब, देखिए, ऐसा है, तेलंगाना में हमारी ग्रिप मजबूत होती जा रही है। अभी जो काउंसिल के इंतखाबात हुए हैं, तीनों नशिस्तों पर करारी हार हुई है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को, और इतनी जल्दी हार हुई है कि हम खुद भी बेइंतहा परेशान है कि क्या इतना जल्दी लोगों का ध्यान और लोगों का जहन बदल सकता है, लोग इतना जल्दी मुखालिफत पर उतर आते हैं। ये जमहूरियत की खूबी है, कोई भी शख्स अपने आप को मुस्तकिल हुक्मरान नहीं बना सकता है। जमहूरियत में हर एक को शिकस्त और जीत दोनों ही के मजे चखने होते हैं, और हम जो है शिकस्त का मजा चख चुके हैं, और हम एक नए जोश के साथ, एक नए जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। करके इस तरह तय की है मंजिलें हमने, गिर पड़े, गिर कर उठे, उठ कर चले। जी, जाहिर सी बात है, और ये कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो हासिल करने में कामयाब होती हुई दिखाई देगी। शुजात साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। तो तमाम पार्टियां, अगर बड़ी नेशनल पार्टियों की बात करेंगे, कौमी सतह पर बड़ी पार्टियों की बात करेंगे, तो आज वो तेलुगु रियासतों में अपना दमखम दिखाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बीच हमारे साथ गंगाधर उलूरी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि स्टेट बीजेपी के कन्वीनर हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं सर। सबसे पहला सवाल आपसे ये करेंगे कि बीजेपी एक अपनी जमीन तलाश करने की कोशिश कर रही है दोनों तेलुगु रियासतों में। आपको क्या लगता है, कन्वीनर के ओहदे पर आप फायज हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी कामयाब होगी बीजेपी? गंगाधर साहब, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? जी नमस्ते। जी नमस्ते जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज बड़े दिग्गज तेलंगाना में और तेलुगु रियासतों में मौजूद हैं। ऐसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। ऐसे में वो किस तरह की ताकत फूकेंगे कारकुनों में, और आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार दोनों तेलुगु रियासतों में क्या कुछ तस्वीर लेकर और क्या कुछ तस्वीर पेश करने वाली है? गंगाधर साहब। जो कुछ नहीं है मैडम, आज का जो मोदी जी का जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो पर्यटन के बारे में, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये 5 साल में उन्होंने जो बोला तो किया क्या है वो बताने के वास्ते तो आ रहे हैं जी। तो यहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट ने जो केंद्र प्रबंध से जो भी स्कीम्स आया हुआ है उसका नाम बदल के तो यहाँ लोकल गवर्नमेंट का नाम छाप के, और बाद में वही लीडर साहब अभी कांग्रेस वाले सभी मिलके गए, और जो चंद्रबाबू नायडू जी। हेलो मैडम जी, आपकी बात सुन रही हूँ, आप कंटिन्यू करें। जी गंगाधर साहब जी। और जो अभी राहुल गांधी पिछले पहले बार जो स्टेट में आने से पहले यहाँ का जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि क्या मुंह लगा के आप आंध्र प्रदेश से आने वाले हैं, तो इस बार आंध्र प्रदेश को उन्होंने वेलकम। ये चलेगा अंदर पब्लिक को क्या समझ में आ रहा है? आप ये सोचिए कि ये जो आंध्र प्रदेश को 2 टुकड़ा करके एक पाप किया कांग्रेस पार्टी ने, ठीक। और दूसरी और स्पेशल स्टेटस के बारे में वहाँ पे जो पार्लियामेंट में एक वादा देके चले गए मनमोहन सिंह जी, बाद में उनका सरकार नहीं आई, तो बाद में हमारा बीजेपी का सरकार आए हुए हैं। जो स्पेशल स्टेटस का बारे में तो हो सकता नहीं है, उसके बारे में शानदार पैकेज मिलेगा बोले तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उसको मंजूर होकर और यहाँ पे धन्यवाद का रेजोल्यूशन भी पास करके दिल्ली को भेजा गया है जी। और अरुण जेटली को भी भेजा गया है कि आपका जो भी है गंगाधर साहब, एक सवाल यहाँ पर ये करूंगी कि तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, एमपी की सीटें हैं, ऐसे में बीजेपी के खाते में कितनी सीटें आप मान रहे हैं कि जाएंगी? और इस बीच किशन रेड्डी का मैं जिक्र इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार सिकंदराबाद से बनाए गए हैं और यहाँ से सिटिंग बीजेपी के एमपी बंडारू दत्तात्रेय खुद हैं, लेकिन टीआरएस और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों को उतारा है मैदान में। ऐसे में कितना टफ मुकाबला इस सीट से आप देख रहे हैं? जी मैडम, हम यही बोलने वाला हूँ कि अभी ये जो 2019 का चुनाव में एपी और तेलंगाना में से कांग्रेस को एक नहीं डिपॉजिट भी नहीं मिलेगा इस बार। और एक क्या खास बात है कि जो एपी और तेलंगाना में कुल मिलाकर वहाँ का 17, एपी का 25, कुल मिला के 42 सीटों में 41 सीट मोदी जी को यहाँ से
मिलने वाले हैं। जी, जाहिर सी बात, अब देखने वाली बात होगी तस्वीरें क्या कुछ होती हैं। आपका बेहद शुक्रिया गंगाधर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना मौकफ रखने के लिए। संजय तिवारी, आपने तमाम लीडरान को सुना, कांग्रेस पार्टी के लीडर को सुना और साथ ही साथ बीजेपी के लीडरान को सुना। उनकी जानिब से कहा जा रहा है, अपने अपने तरीके से मुतमईन होने का इजहार भी किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखा जाए शॉर्ट में? बारे में तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में भी हर जगह हम चुनाव में हैं। कहा, मुझे बड़ी हंसी आ रही है उस बात पर कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जमीन जो है वो वापस लौट रही है, वो अपनी जमीन वापस बना रही है। वो कांग्रेस के नेता एक के बाद एक, उनके विधायक जो है वो टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। महबूब नगर से जो डीके अरुणा है वो चली गई। अभी लगातार कांग्रेस के लीडर जो है वो बीजेपी के दामन थाम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जमीन कांग्रेस की खिसक रही है। ऐसे में कैसे वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी जमीन तैयार हो रही है और वो फिर से वापस लौट पाएंगे? जाहिर सी बात है, तमाम पार्टियां दावे तो कर रही हैं, लेकिन तस्वीरें क्या कुछ होंगी ये देखने वाली बात होगी। वक्त की कमी है। बेहद शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और लगातार इस डिबेट में शामिल रहने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।